गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो एम्स और सीआईएसएफ फार्मासिस्ट वैकेंसी की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग इसको बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सीरीज को पूरा डिस्कस करूंगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी कि बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कुछ टॉपिक इनऑर्गेनिक के भी हैं, वो पूरा पूरा मैं डिस्कस करूंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी डाउट है तो एक एक डाउट मैं क्लियर करूंगा। जिसकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी लगता है कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सही कर सकता है। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप रेगुलर क्लासेस करते हैं और रेगुलर आप लोग मेरे मुझको फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज जो एम्स और सीआईएसएफ का फार्मासिस्ट का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो आज से हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, कॉपी और पेन के साथ पढ़नी है। तो ये इंश्योर करें कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो आपके पास में कॉपी और पेन होना चाहिए। अगर कॉपी पेन नहीं है तो भैया लेके आओ, बिना कॉपी पेन के मत बैठिए। मैं हर बार यही कहूंगा, आपको हर लेक्चर में कहूंगा, कॉपी और पेन के साथ ही बैठे। अगर कॉपी पेन नहीं है तो भैया मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको प्रॉपरली लिखिए। आप कॉपी पेन में रेगुलर नोट्स बनाइए, तभी आपको फायदा होगा। तो चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज की सीरीज और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहला जो पॉइंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। सबसे पहला यही समझना है हमको कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। और इसको समझने के लिए मैं बहुत स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि पहले ये माना जाता था कि जो भी कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में मिलते थे, अर्थ क्रस्ट, वो सारे इनऑर्गेनिक थे। जो अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक। और ये मैंने बता दिया इनऑर्गेनिक, ऐसे कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं वो सब इनऑर्गेनिक है। और दूसरे लेवल के कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे क्या है, वो सारे हैं ऑर्गेनिक। तो यही मानते थे पहले कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं वो सारे इनऑर्गेनिक है, जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिक है। तो देखिए, कंपाउंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एंड कंपाउंड्स derived फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे मतलब है प्लांट एंड एनिमल। तो कंपाउंड derived फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारी बातें पुरानी थी। और इसमें जो मेन बात थी कि एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़ा नाम था उस टाइम का, बर्जीलियस। बर्जीलियस कहते थे कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिलेगा। ये बर्जीलियस ने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिलेगा, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। और उन्होंने इस बात को ऐसे भी कहा, उन्होंने एक थ्योरी बताई जिसको हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने अपनी बात को समझाया वाइटल फोर्स थ्योरी से। और उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसलिए मिलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए एक बेसिक वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। बिना वाइटल फोर्स के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी बना नहीं सकता, कभी भी सिंथेसाइज नहीं कर सकता। और ये वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही अंदर होता है। और इसी के बेसिस पे बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वाइटल फोर्स थ्योरी दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और ये सारी बातें, ऑर्गेनिक का मतलब लाइफ, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस करी। और उसके बाद क्या हुआ आप जरा समझिए। तो सबसे पहले 1815 में बर्जीलियस ने दी वाइटल फोर्स थ्योरी और इन्होंने ये कह दिया कि बिना ऑर्गेनिक के, बिना लाइफ के, बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। और उन्होंने श्योर शॉर्ट बात कर दी कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट और एनिमल।
उसके बाद 1828 में देखिए आप क्या हुआ। 1828 में साइंटिस्ट होलर, सबको मालूम है जिन्होंने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, होलर ने क्या किया? होलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया बना दिया। होलर ने क्या किया? होलर ने यूरिया बना दिया। यूरिया आप लोग जानते हैं, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये यूरिया है बच्चों। होलर ने यूरिया बना दिया और लैब में बना दिया। अब जब होलर ने यूरिया बनाया तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि बर्जीलियस ने दी थी, इनका मुंह बंद हो गया। ये तो कह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना ही नहीं सकते लैब में, होलर ने बना दिया और उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसको बनाया। अभी मैं इसकी रिएक्शन भी बताऊंगा। आपको मालूम होगा कि अमोनियम साइनेट से हीट करने पे होलर ने यूरिया बनाई 1815 में, 1828 में सॉरी। उसके बाद और साइंटिस्ट आए कि भैया बर्जीलियस ने जो कहा था वो तो बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है। 1845 में, 1845 में कोल्ब ने एसिटिक एसिड बना दिया अपने एलिमेंट से। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको मालूम है, CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। कोल्ब ने एसिटिक एसिड बना दी। अब जब कोल्ब ने एसिटिक एसिड बना दी तो अब क्या करें? फिर से इनकी वाइटल फोर्स थ्योरी पे उंगली उठ गई कि भाई वाइटल फोर्स थ्योरी में तो कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिना बना ही नहीं सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लांट और एनिमल से ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, उन्हीं के अंदर सिंथेसाइज होता है। तो होलर ने कैसे बना दी लैब में, कोल्ब ने कैसे बना दी, और 1856 में बर्थिलॉट, इन्होंने मीथेन बना दी। लो, तो फाइनली जो इनकी वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो कोलैप्स हो गई। उसका कोई मतलब नहीं रहा जो इन्होंने कहा था, लेकिन हाँ उससे कुछ तो लॉजिक उन्होंने स्टार्ट किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक चीज बताई वाइटल फोर्स थ्योरी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बना सकते हैं। बाद में होलर ने यूरिया बनाया, कोल्ब ने 1845 में एसिटिक एसिड बनाया और बर्थिलॉट ने मीथेन बनाया, जिससे कि वाइटल फोर्स थ्योरी की बात आगे नहीं हुई। तो ये बर्जीलियस है, इनको देख लीजिए आप लोग। इन्होंने ही इज द बर्जीलियस, एंड इन्होंने ये 1815 में वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी और इन्होंने ये कहा था कि बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। उसके बाद ये होलर, जिन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और मैं इसकी रिएक्शन भी बता देता हूं। दिस इज अमोनियम साइनेट NH4CNO। दिस इज अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको जब आपने हीट किया तो ही गॉट NH2CONH2, that is urea, and he is the holer who prepared urea from ammonium cyanide, and the first organic compound इसी को कहते हैं from inorganic starting material। इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। फिर इसके बाद देखिए कोल्ब 1845, मैंने बताया अभी आपको, कोल्ब ने एसिटिक एसिड बनाया। कोल्ब ने एसिटिक एसिड बनाया, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और इसका छोटा भाई होता है फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। दिस इज फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज एसिटिक एसिड। तो बच्चों हम लोग छोटी छोटी चीजें सीखते रहेंगे। आप लोगों को कॉपी पेन से इसको नोट करते चलना है। जो बच्चा अभी भी कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लेके आओ कॉपी पेन, अदरवाइज मत बैठिए लेक्चर में आप। ही इज बर्थिलॉट। बर्थिलॉट ने 1856 में मीथेन बनाया, और इन सब के बाद वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी की कोई भी उतना अस्तित्व तो नहीं रह गया मार्केट में, क्योंकि इनकी जो बात थी वो, और उसके बाद तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने बने कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो बेसिकली हम लोग फिर से जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बर्जीलियस एंड वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस ने प्रपोज किया वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी organic compounds are formed and synthesized only within living organism। ये मैं बता चुका हूं, कैसे लिखना है आपको ये मैं बता रहा हूं। organic compounds are formed and synthesized only within living organism, यानी कि plant and animal। अब स्पेशल फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स, मैंने बताया था वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फॉर्मेशन
and vital term is derived from Latin word vita, which means life, and this theory was later disapproved. ये थ्योरी डिसअप्रूव्ड हो गई। मैंने सारी चीजें बता दी क्योंकि इतने कंपाउंड बन गए, इतने कंपाउंड बन गए कि भैया इनकी बात को सुनने वाला कोई था नहीं। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहें क्या हम, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बोले, ये समस्या आ गई। क्योंकि जो बर्जीलियस ने कहा था वो तो बात खत्म हो गई। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हमसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव जो भी होगा वो ऑर्गेनिक होगा। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे नई चीज आ गई भाई कि सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आप ये बताइए पहले। तो हाइड्रोकार्बन सभी लोग जानते हैं और इसमें नाम भी लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो हाइड्रोकार्बन होगा। और आप सबको मालूम है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये दो तरीके का होता है। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड होगा। अब एक मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों उसको ध्यान से सुनिए, वो ये है कि मैंने बता दिया कि हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और हाइड्रोकार्बन दो टाइप का है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड होगा, जिसमें डबल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड होगा। सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्काइन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें हम लोग कि डेरिवेटिव क्या है। उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे इसका, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है और उसका डेरिवेटिव क्या है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन जैसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मैंने बताया ये दो टाइप का होता है। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप लोग बोलिए सभी लोग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इन सबको समझने के पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और कार्बन को हम लोग भैया इससे लिखते हैं सी से। कार्बन को कैपिटल सी से लिखा जाता है, दिस इज कार्बन, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन। और इस कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो 6 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और एटॉमिक वेट होता है 12। एटॉमिक वेट क्या होता है? 12। दो बात हो गई। और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन की वैलेंसी 9th में भी 4 थी, 10th में भी 4 थी, 11th में भी 4 थी, 12th में भी 4 थी, और हमेशा 4 रहेगी। अब बच्चों से मैंने पूछा कि भैया कार्बन की वैलेंसी क्या है, तो बच्चा बोलने लगा सर जब 9th में थे तो 4 थी,
अब 11th में आ गए तो शायद कुछ बढ़ गई होगी, 12th में सर और बढ़ेगी, अब हम लोग और आगे बढ़ गए तो सर थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 थी और हमेशा 4 रहेगी। इसमें कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कार्बन की 4 वैलेंसी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। और इसी पे हम लोग सारा ऑर्गेनिक का सिस्टम समझेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, इसके अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है? तो मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान से समझ लें कि हिंदी मीडियम में भी आपको इन्हीं टर्मिनोलॉजी को समझना है। थोड़ी थोड़ी मैं चीजें बताता रहूंगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और अनसैचुरेटेड को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, असंतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो ये समझ लीजिए आप लोग कि ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम में तो आपको इन टर्म को नहीं समझना है। हिंदी मीडियम के होते हुए भी इन्हीं टर्म को सीखना है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं टर्मिनोलॉजी से पूछा जाएगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और इसमें कार्बन होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एल्केन। सैचुरेटेड को हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन। और सारे ये जो एल्केन है सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं एल्केन। और जो अनसैचुरेटेड है वो दो तरीके का होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड वाला है उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है इसको हम लोग एल्काइन कहते हैं। डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन, सिंगल बॉन्ड को एल्केन। जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आता है कि आपसे इनके जनरल फॉर्मूला पूछेगा कि इसमें से एल्केन का जनरल फॉर्मूला कौन सा है, इसमें से एल्काइन का जनरल फॉर्मूला कौन सा है, ये हम लोगों को सीखना है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+2। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ये एल्कीन है। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। CnH2n-2 ये एल्काइन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, अनसैचुरेटेड का होता है CnH2n और एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। यहां पर देखिए समझना क्या है, आपको ये समझना है कि अगर मैंने कहा C2H6, C2H4, C2H2, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें से एल्केन कौन है, एल्कीन कौन है, एल्काइन कौन है। तो आपको क्या करना है, एल्केन का फॉर्मूला पकड़ने के लिए आपको क्या करना है, जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन में दो ज्यादा, कार्बन डबल हाइड्रोजन में दो ज्यादा तो एल्केन, कार्बन के डबल हाइड्रोजन तो एल्कीन, कार्बन के डबल हाइड्रोजन से दो कम तो एल्काइन। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहां पे कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो का डबल 4 और 4 में दो जोड़ा तो 6, यानी कि ये क्या है, एल्केन। ये है एल्केन। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन एल्कीन, जितने कार्बन उसके डबल से दो कम, कार्बन का डबल 4, 4 से दो कम 2, तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइन। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। अब देखिए यहां पर मैंने बता दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या है, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे हो गया पहला वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
और दूसरा आपका हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल इसमें आ गया आपका एल्केन, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप का है, पहला है आपका एल्कीन, दूसरा है आपका एल्काइन। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। और इनके एल्केन का मतलब जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब ये। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड यानी ये। एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड यानी ये। दिस इज ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड। इसको हिंदी मीडियम वाले समझ लें द्विबंध और त्रिबंध। द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड, और एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड। अब मैंने हिंदी में बता दिया है, आपको ध्यान देना है, हिंदी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, इंग्लिश के नाम को ध्यान से सुनिए और उसी को समझिए। सिंगल बॉन्ड एकल बंध, डबल बॉन्ड द्विबंध, ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध। अगर एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा, एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होगा। तो हम बात करें कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर ये डेरिवेटिव क्या है। पूरी डेफिनेशन तो यही होगी ना कि हाइड्रोकार्बन और उनका डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये डेरिवेटिव क्या है जरा समझिए। अगर मैंने कहा कि ये CH4 है, मीथेन, और इससे मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये बन जाएगा CH3, और इसमें मैंने क्लोरीन जोड़ दिया तो ये बन गया डेरिवेटिव। ये क्या बन गया? डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव है ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है और एल्केन का डेरिवेटिव है, तो इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ये हाइड्रोजन हटाया हमने और OH लगा दिया, हाइड्रोजन हटाया और OH लगा दिया तो ये CH3OH हो गया, तो ये भी डेरिवेटिव है। हमने हाइड्रोजन हटा के NH2 लगा दिया तो ये भी डेरिवेटिव है। ये सब डेरिवेटिव है। ऐसे एल्कीन में देखिए, एल्कीन का फॉर्मूला मान लीजिए मैंने कहा ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथाइलिन। और अगर हम इथाइलिन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दें और OH लगा दें तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन रिप्लेस करके आप कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी लगा दें, ग्रुप लगा दें, क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, आयोडीन लगा दें, OH लगा दें, NH2 लगा दें, कुछ भी लगा दें, वो डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने यहां तक आज आपको डिस्कस कर दिया है कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि प्लांट और एनिमल, और उनके अंदर एक वाइटल फोर्स होता है जिसके कारण से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं। और ये बात बाद में जाके आगे मैंने बताया, होलर ने यूरिया बनाया, फिर बर्थिलॉट ने बनाया, फिर इन्होंने बनाया क्या कहते हैं ये, आप देखिए, होलर ने बनाया, होलर के बाद कोल्ब ने बनाया 1845 में एसिटिक एसिड, फिर उसके बाद बर्थिलॉट ने मीथेन बनाई। तो इन साइंटिस्टों ने ये प्रूव किया कि जो इनकी वाइटल फोर्स थ्योरी है वो सही नहीं है, हम लोग लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों।